सोनम, पूजा और काजल तीनों आराम से सोई हुई होती हैं और तीनों ही सपना देखते हुए एक एक करके बोलती हैं। कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है इस एसी की, मजा ही आ गया कसम से। एसी की ठंडी हवा में तो कितना सुकून मिल रहा है, बस ऐसे ही नींद तो मैं शुरू से चाहती थी। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया, हम तीनों बहनों का एक एसी वाला कमरा बन ही गया। तीनों बहनें नींद में बड़बड़ा रही होती हैं। तभी उनकी माँ सुनीता और जोर से बोलती है, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी, सुबह के 6 बज चुके हैं। सुनीता की करारी आवाज सुनकर तीनों बहनें उठ जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं और उनके आसपास कोई एसी नहीं लगा हुआ था। तभी काजल बोलती है, आज फिर से हम तीनों सपना देख रही थी, ना जाने ये सपना कब पूरा होगा। हर दिन हर वक्त हम यही सपना देखते हैं, लेकिन हमारा सपना लगता है बस सपना ही बन के रह जाएगा। जब तुम तीनों को अपने घर के हालात मालूम है, तो ऐसे सपने क्यों देख रही हो तुम तीनों? माँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सपने देखने से ही पूरे होते हैं, और फिर सपने नहीं देखेंगे तो पूरे कहाँ से होंगे? वही तो माँ, और सपने तो देखने के लिए ही बने हैं ना। अब आँखों पर किसका जोर चलता है? सपना तो किसी को भी आ सकता है, और फिर सपना चाहे कैसा भी हो, पंखे का हो, कूलर का हो, सपना तो सपना होता है ना। लेकिन हर सपना पूरा हो ये किस्मत में नहीं लिखा होता। चलो उठकर अपना काम करो। सविता की बातें सुनकर तीनों बहनें सबसे पहले घर के कामों में लग जाती हैं। गरीब सविता की तीनों बेटियां वैसे तो हर काम में रिपोर्ट थी, लेकिन तीनों की अगर किसी एक जगह पर जाकर सोच अटक जाती तो वो था एसी। क्योंकि गरीबी के चलते सविता के घर के हालात बेहद खराब थे और घर में बस एक छत वाला पंखा था, जिसके नीचे सविता अपनी बेटियों के साथ सोया करती। कुछ देर में सविता अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है, मैं जा रही हूँ, तुम तीनों घर का ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मालकिन के घर पर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी। सविता घर के काम करके अब वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और पूजा बोलती है, माँ चली गई, अब जल्दी से हम तीनों घर का काम खत्म करते हैं और फिर हम चलेंगे। मैं तो बस माँ के जाने का इंतजार कर रही थी, कब वो जाएं और हम तीनों जल्दी से वहाँ चले जहाँ हमें जाना है। अरे बात ही करती रहोगी या फिर जल्दी जल्दी हाथ पैर भी चलाओगी? काजल, पूजा, सोनम तीनों मिलकर सारे घर का काम निपटाती हैं, जिसके बाद तीनों हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाती हैं और अपनी सहेली मीनू के घर जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़े घर की देखरेख का काम किया करती थी। जिसके बाद तीनों अब एक बड़े से कमरे में जाते हैं जहाँ एसी लगा हुआ था, और काजल बोलती है, जल्दी से एसी चला दो, मुझसे और रुका नहीं जा रहा, बड़ी गर्मी है बाहर। और नहीं तो क्या, गर्मी के मारे मेरा तो बुरा हाल हो गया है, यहाँ तक आते आते पसीने में नहा ली थी मैं। बिल्कुल, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ कर दोबारा पहन लो, इतने भीग गए हैं पसीने से। हाँ हाँ चलाती हूँ। मीनू जल्दी से पास में रखा रिमोट उठाती है और एसी ऑन कर देती है और सभी पर एसी की ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। तभी सोनम बोलती है, भला हो उस मालिक और मालकिन का, अरे जिन्होंने घर की रखवाली के लिए मीनू को रखा है। वही तो, तुम्हारी रखवाली के चलते हम चारों को हर दिन एसी की हवा तो मिल जाती है। सच में यहाँ आकर तो सुकून मिलता है, मेरा मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। मुझे तो डर लगता है किसी दिन मालिक और मालकिन अचानक आ गए ना तो हम चारों की लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कितनी गर्मी है, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने को मिल रही है ना, बस भगवान का शुक्रिया अदा करो और ज्यादा मत सोचो। चारों सहेलियां आराम से एसी की हवा में सुस्ताती हैं। शाम को सविता के घर आने से पहले तीनों बहनें वापस आ जाती हैं। अपने घर पर तीनों बहनें गर्मी से बुरा हाल कर चुकी थी और अपनी बेटियों को पसीने से ऐसे बेहाल होते देखकर सविता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कैसे मेरे बच्चियों का सारा दिन गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। काश कि मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ अच्छा कर पाती, लेकिन क्या करूं, गरीबी में मेरे सर पर 100 खर्चों की जिम्मेदारी है, ऊपर से तीनों की शादी की चिंता अलग है। आखिर मैं क्या ही करूं? जहां सविता ये सब सोच रही थी, वहीं तीनों बहनें अपने अपने मन में सोच रही थी, और यार कब सुबह होगी, कब हम वापस एसी वाले कमरे में बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। इस घर में रहना तो अब मुझे जेल में रहने जैसा लगने लगा है, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, मुझे तो एसी वाला कमरा चाहिए। दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए उस बड़े से घर के एसी वाले कमरे में जाकर बस जाऊं। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। हर दिन अपनी माँ से छुपते छुपाते काजल, सोनम, पूजा तीनों ही मीनू के साथ मिलकर एसी की ठंडी हवा खाती। मैं तो कहती हूँ
इतनी गर्मी है, हम तीनों बहनों को एक एसी वाला कमरा मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। सच में एसी की हवा खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे तो रातों में भी सिर्फ एसी के ही सपने आते हैं आजकल। पर अब हमारा सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मालिक और मालकिन आने वाले हैं घर वापस। क्या? ये क्या बोल रही हो? यानी कि गर्मियों में हम एसी वाला सुख यानी कि गर्मियों में अब हमसे एसी वाला सुख छीन जाएगा। अरे ये एसी वाला कमरा ही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। हाय, फिर हम क्या करेंगे? क्या होगा हमारा? मेरा तो सोच सोच कर ही दिल बैठे जा रहा है। तीनों बहनों की बातें सुनकर मीनू कोई जवाब नहीं देती और शाम होते ही सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन मीनू जिस घर की रखवाली किया करती थी, वहाँ के मालिक और मालकिन आ जाते हैं। मैंने आपके पीछे से घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, मैं पहले अच्छे से घर देख लेती हूँ, उसके बाद तुमसे बात करूँगी। मालकिन पूरे घर को अच्छे से तलाशती है और तभी मालकिन की नजर टेबल पर रखे बिजली के बिल पर जाती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक नजर मीनू को देखती है और एक नजर बिजली के बिल को देखती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। कुछ देर में वहाँ से गुस्से में वापस आती है और मीनू से बोलती है, मुझे सब पता चल गया कि मेरे पीछे से यहाँ क्या हो रहा था और क्या नहीं। चलो मेरे साथ, मुझे उन तीनों के घर लेकर चलो। किनके घर लेकर चलो मालकिन? आप किनकी बात कर रही हैं? मीनू की बात सुनकर मालकिन मीनू को अपने फोन में कुछ दिखाती है, जिसे देखकर मीनू की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और घबराई हुई मीनू मालकिन को लेकर सविता के घर पहुंचती है। यही संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटियों को। अरे अगर गरीबी में एसी की हवा खाने का इतना शौक है तो कोई पुराना एसी खरीद लो। मेरे घर के बिजली के बिल को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? ये आप क्या कह रही हैं? और आप कौन है? मैं तो आपको जानती तक नहीं। मीनू, तुम सारी सच्चाई बता रही हो या मैं बताऊं? भला जो मेरे घर में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो ना होता तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मालकिन की बात सुनते ही मीनू पटर पटर तोते की तरह एसी वाले कमरे की और तीनों बहनों की सारी सच्चाई सविता को बताती है, जिसे सुनकर सविता के होश उड़ जाते हैं और सविता मालकिन से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दीजिए, आपका जितना भी बिल है उसके पैसे मैं पाई पाई करके चुका दूंगी। बस भगवान के लिए आप मेरी बेटियों को कुछ मत कहिए। संभाल के रखो अपनी बेटियों को, वरना अगली बार कुछ किया तो सीधा थाने में बंद करवा दूंगी। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है और तीनों बहनों का सर एसी वाले कमरे की वजह से शर्म से झुक जाता है। हमें माफ कर दो माँ, गर्मी में एसी की हवा खाने में इतना ज्यादा खो गए थे कि हम भूल गए कि हम गलत कर रहे हैं। माँ, हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, हम दोबारा से गलती नहीं करेंगे। प्लीज माँ, हमें माफ कर दो। अब हम गरीब बहनें कभी भी एसी वाले कमरे में जाने के सपने नहीं देखेंगी। अपनी तीनों बेटियों की बातें सुनकर सविता को उन पर दया आ जाती है और सविता अपनी तीनों बेटियों को माफ कर देती है, जिसके बाद तीनों बहनें मिलकर सविता के साथ काम में उसकी मदद करवाती हैं। चमेली एक अच्छे और अमीर परिवार में जन्मी लड़की थी, लेकिन उसके पिता की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर चमेली की माँ कस्तूरी और छोटे भाई गोपी, इन तीनों को घर से बाहर कर दिया। जिसके बाद अब चमेली की माँ मजदूरी करती और चमेली एक छोटा सा ढाबा चला रही थी और उसका भाई गोपी दिन में पढ़ाई करता और रात में बहन के साथ ढाबा संभालता। चमेली को खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने ढाबे पर अलग अलग तरह का खाना बनाती थी। एक दिन चमेली के ढाबे पर एक आदमी आता है जिसका नाम राहुल होता है और वो उससे कहता है, मैडम, मुझे एक दाल और 2 नान चाहिए। जी अभी आया आपका खाना। इतना कहकर चमेली राहुल के लिए दाल और 2 नान लेकर आती है और खाना देकर वो बाकी लोगों से भी ऑर्डर लेने लगती है। तभी पीछे से राहुल चमेली को आवाज देकर कहता है, मैडम, क्या आपके पास दाल मखनी है? सर, बात ये है कि मुझे दाल मखनी बनानी नहीं आती, इसीलिए हमारे पास नहीं है और उसका सामान भी काफी महंगा होगा, इसीलिए हम बनाते भी नहीं हैं, गरीब है ना। अरे किसने कहा उसे बनाने में ज्यादा सामान या ज्यादा पैसे लगते हैं? लाओ मुझे एक मक्खन ला कर दो, मैं बताता हूँ कैसे बनती है सस्ती और मजेदार दाल मखनी। अब चमेली राहुल को एक मक्खन लाकर दे देती है और राहुल वो मक्खन निकालकर गर्म दाल में डाल देता है
और चमेली को चखने के लिए कहता है। चमेली दाल मखनी खाकर कहती है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत टेस्टी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी दाल मखनी कभी नहीं खाई। क्या मतलब कभी नहीं खाई? तुम एक ढाबा चला रही हो और तुम्हें यही नहीं पता कि दाल मखनी क्या होता है? बड़ी अजीब बात है। अब चमेली कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लग जाती है। राहुल भी खाना खाकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के खाने में चमेली दाल मखनी बनाने की कोशिश करती है। पहले वो अच्छे से दाल बना लेती है, उसके बाद गरम दाल में मक्खन डाल देती है। शाम को उसकी माँ काम से वापस आती है और चमेली उसके लिए खाना लगाती है। दाल मखनी खाकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह चमेली, तूने तो बहुत अच्छी दाल मखनी बनाई है बेटी। आपको अच्छी लगी माँ? आज ही मैंने किसी भले इंसान से सीखी है। कल से मैं ढाबे पर दाल मखनी बेचा करूँगी। ठीक है बेटी, जो तुझे सही लगे कर। इतना कहकर सभी खाना खाते हैं। अगली सुबह चमेली अपने ढाबे के बाहर मेन्यू में दाल मखनी को भी ऐड कर देती है। दाल मखनी देखकर काफी सारे कस्टमर दाल मखनी और नान का ही ऑर्डर करते हैं और चमेली और उसका भाई सभी को दाल मखनी और नान दे देते हैं। खाने का एक निवाला मुंह में रखते ही एक आदमी कहता है, आहा, क्या खुशबू है, क्या खाना है। आहा, आज तो मजा आ गया दाल मखनी खाकर। अब तो रोज यहीं से खाऊंगा मैं खाना। सभी लोगों से दाल मखनी की तारीफ सुनकर चमेली और उसका भाई बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने खाने को और भी बेहतर बनाने के लिए हर रोज अलग अलग तरह से दाल मखनी बनाकर लोगों को खिलाया करते। कभी दाल मखनी पनीर, दाल मखनी राजमा, तो कभी और कुछ नया। और ये सब खाकर उनके यहाँ आने वाले लोग भी काफी खुश होते हैं और धीरे धीरे चमेली की दाल मखनी पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी से एक अमीर औरत कोयल उतरती है और वो चमेली के ढाबे पर जाती है और उससे कहती है, हेलो, मेरा नाम कोयल है। मैंने तुम्हारी अलग अलग दाल मखनी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम गरीब फटीचर लोग अच्छा खाना भी बना सकते हो। वो तो बस शेफ ही बना सकते हैं। मैडम जी, किसी को जाने बिना जज नहीं करना चाहिए, समझिए आप। कह तो ऐसी रही हो जैसे कहीं की अमीरजादी हो। वही समझ लो, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। आप मेरे खाने के बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक आप खाना खा ना ले, समझिए आप। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है तुम्हारी दाल मखनी में जो तुम इतना बन रही हो अपने खाने पर? अरे मैडम, जरा खाकर तो देखो, हम गरीबों के हाथ की दाल मखनी, फिर खुद ही समझ जाओगी कि क्या खास है इस दाल मखनी में। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी और बेइज्जती करवाने का, तो मैं भी चखना चाहूंगी तुम्हारी दाल मखनी को। क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ, आप बैठिए। इतना कहकर चमेली कोयल के लिए दाल मखनी लेकर आती है। कोयल अब खाना शुरू करती है और एक बार जब वो खाती है तो खाती ही रह जाती है। यानी कि कोयल को चमेली के हाथ की दाल मखनी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उससे कहती है, मैंने आज तक इतनी अच्छी और मजेदार दाल मखनी कहीं नहीं खाई, यहाँ तक बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बिना कुछ जाने किसी को भी जज मत कीजिए। हाँ, आपने ठीक कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको और आपके दाल मखनी के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि अमीर लोग ही अच्छा खाना बना और खा सकते हैं, पर आज आपकी दाल मखनी खाकर मुझे मालूम हुआ कि गरीब की दाल मखनी अमीर के खाने से काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। जी, ये बात तो आपने सही कही। क्या आप हमारे ऑफिस में रोज लंच बॉक्स भिजवा सकती हैं? हम आपको अच्छे पैसे दे देंगे। मुझे लगता है मेरी तो मेरे सभी एम्प्लॉइज को भी आपकी ये दाल मखनी अच्छी लगेगी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझे काम दे रही हैं, वो भी इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का, और मैं इसे ना तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं आपके और आपके लोगों के लिए दाल मखनी जरूर बनाया करूँगी। थैंक यू चमेली, ये लो मेरा कार्ड, कल से आप यहाँ लंच भिजवा देना। हाँ जी जरूर। इतना कहकर कोयल वहाँ से चली जाती है और चमेली अगले ही दिन से कोयल और उसके साथ काम कर रहे सभी लोगों के लिए अलग अलग दाल मखनी और हर तरह का खाना बनाकर भेज दिया करती थी। और कोयल के ऑफिस के सभी लोगों को भी चमेली के हाथ का खाना काफी पसंद आता था। एक दिन कोयल के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ बाहरी लोग भी आए हुए होते हैं।
और कोयल उन सब के लिए भी लंच चमेली के यहाँ से ही मंगवाती है और लंच खाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो सब भी अपने लिए खाना चमेली के पास से ही मंगवाने लगे थे, लेकिन चमेली की ये तरक्की ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि जब उसकी चाची को ये बात मालूम हुई कि चमेली उनके घर से निकल जाने के बाद भी खूब नाम कमा रही है, तो उसकी चाची फूलमती कहती है, ये चमेली इतने नाम वाली कैसे हो गई? लगता है अब एक बार फिर इसे रोड पर लाना पड़ेगा, जैसे इसके बाप के मरने के बाद किया था। इतना कहकर एक दिन चमेली की चाची फूलमती चमेली और उसकी माँ से मिलने घर आती है और अपना ड्रामा करते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, हमने आपके और आपके बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। मैं आपकी दोषी हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहती है आप दे सकती हो। तभी चमेली का भाई कहता है, नहीं माँ, इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर की झूठी है और झूठे आंसू दिखा रही है। ये हमसे हमारा सब कुछ छीनने के बाद अब ये सब छीनने आई है। तू चुप कर, उसने हमारे साथ जो भी किया हो पर वो तेरी चाची है, माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कस्तूरी फूलमती को माफ कर देती है। फूलमती अभी तो वहाँ से सभी को अपनी बातों में उलझा कर चली जाती है, पर अगले दिन वो चमेली के ढाबे पर जाती है और चमेली से कहती है, अरे चमेली बेटी। अरे चाची जी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा तू अकेली लगी रहती है, सारा काम संभालती है, क्यों ना मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर दूं? नहीं चाची जी, मैं सब कर लूँगी, आप घर जाएं। अरे नहीं बेटी, मैं तेरी करती हूँ ना मदद। ठीक है, अगर आप मदद करना चाहती हैं तो आप दाल मखनी दो। इतना कहकर फूलमती अब दाल में मक्खन डालने जाती है और वो अपने पास से एक छिपकली निकालकर बस दाल मखनी में डालने ही वाली होती है कि तभी चमेली उसे देख लेती है और फूलमती को चमेली और उसका भाई वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। बिरजू एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी शोभा के साथ रहता था। बड़ी ही मेहनत मजदूरी करने के बाद ही वो अपना और अपनी बीवी का पेट भर पाता था। जब इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में इतनी गरीबी के साथ रहना पड़ रहा था, तो एक दिन बिरजू की पत्नी शोभा आकर बोलती है, क्या है ये, आप पूरे दिन भर काम करते रहते हो, फिर भी घर में एक पैसा नहीं आता। सब तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन ढंग से पैसे ही नहीं मिलते। तो क्या फायदा है ऐसे मेहनत का जिससे आमदनी कुछ आए ही ना। तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? ऐसे गधे की तरह मेहनत करने से कुछ होगा तो नहीं। इससे अच्छा है कि आप कोई अपना काम शुरू करो। अपना काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होते हैं ना। तो पैसे अपने गांव के जमींदार से ब्याज पे ले लो ना। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, ब्याज पर पैसा ले लिया और काम चला नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जब तक हम कोई बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। चलो, मैंने अगर पैसे ब्याज पर उठा भी लिए तो ये बताओ हम काम क्या शुरू करेंगे? हम दोनों मिलकर एक कचौरी का ठेला लगा लेते हैं। वो कैसे? तुम कचौरी वैसे ही इतनी अच्छी बनाना जानते हो और मैं कचौरी की सब्जी बनाना जानती हूँ। दोनों मिलकर शुरू करेंगे तो शायद बात बन जाएगी। तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। एक काम करो, तुम डरते रहो। यहाँ पर हम दोनों की बात है, हमारा परिवार भी तो आगे बढ़ेगा। तब तुम बताओ, क्या हम इस गरीबी में ही जीते रहेंगे? हमारे बच्चे ऐसे नंगे पुंगे से गरीबी में पड़े रहेंगे? चलो ठीक है, मैं जमींदार से बात करता हूँ पैसे की। शोभा की बात मानकर बिरजू जमींदार से पैसे मांगने जाता है और जमींदार के पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे पैसे की थोड़ी जरूरत है, आप मुझे ब्याज पे पैसे दे दो। तुझे पैसे दे दिए तो मेरे पैसे ही डूब जाएंगे। नहीं सेठ जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तेरे पास है ही क्या जिसको गिरवी रखकर मैं तुझे पैसे दूं? आप बस थोड़े समय के लिए मुझे पैसे दे दो, मैं जल्द ही वापस दे दूंगा आपके पैसे। पैसे चुकाने के लिए पैसे होने भी चाहिए और तेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। सेठ जी, मैं काम खोलने के लिए पैसे मांग रहा हूँ, काम चलते ही पैसे दे दूंगा सारे। तुझे कुछ आता भी है जो तू काम खोलेगा? तो बिना बात के यहाँ खड़े होकर मेरा टाइम बर्बाद मत कर, मुझे और भी काम है। इतना बोलकर बिरजू को वहाँ से भगा दिया जाता है। बिरजू उदास होकर घर की ओर आ ही रहा था कि उसे रास्ते में शहर से आया हुआ एक व्यक्ति मिलता है जिसकी कार गड्ढे में फंस गई थी।
बिरजू उसकी मदद करता है और वो शहरी व्यक्ति बिरजू के लाख मना करने के बाद भी उसे पैसों की थोड़ी मदद करता है। उन पैसों को लेकर बिरजू घर आता है और शोभा को देते हुए बोलता है, ये लो, अब हम अपने घर से ही काम शुरू करते हैं। घर से क्यों, बाहर एक ठेला लगा लेते हैं ना। हम थोड़े भी पैसे बिना बात के खर्च नहीं कर सकते। हाँ, बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। इतना बोलकर दोनों बाजार जाते हैं। कचौरी सब्जी बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। सारा सामान लाने के बाद दोनों मिलकर कचौरी और सब्जी बनाने लगते हैं। जब उनकी कचौरी और सब्जी बन जाती है तो वो अपने घर के बाहर ही खड़े होकर उन्हें बेचने लगते हैं। बहुत देर तक भी जब कोई ग्राहक उनकी कचौरी लेने नहीं आता तो बिरजू बोलता है, देख रही हो, अब तक बोहनी तक नहीं हुई। तुम परेशान क्यों हो रहे हो जाएगी थोड़ी देर में। कोई कचौड़ी लेना तो दूर, आसपास भी नहीं आ रहा, और ऐसे में हमारा काम कैसे चलेगा। अभी तो काम शुरू किया है, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे लोग आना शुरू कर देंगे। दोनों बहुत ही परेशान होकर बहुत देर तक वहीं खड़े रहते हैं। काफी देर बाद एक छोटा बच्चा आकर कचौरी खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद रात होती है। अगले दिन दोनों वापस इसी उम्मीद में कचौरी बेचने लगते हैं, लेकिन अगले दिन भी 1 से 2 व्यक्ति ही उनकी कचौड़ी खाने आते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। जब कचौरी में भी ढंग से कमाई नहीं होती तो बिरजू बोलता है, लगता है हमें कचौड़ी का धंधा बंद ही करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से तो मैंने कचौरी का काम शुरू किया और आप हो कि इसे बंद करने के लिए बोल रहे हो। बंद ना करें तो क्या करें, कमाई तो हो नहीं रही और 1-2 दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तुम हार मत मानो, पूरा यकीन रखो, ये काम चलेगा, सब्र रखो। तुम्हारे बोलने पर ही तो इतने दिन से रुका हुआ हूँ। तो अब थोड़ा सा रुक जाओ। दोनों काम ना चल पाने के कारण बहुत परेशान थे, लेकिन शोभा बिरजू को हारने नहीं देती और डट कर काम करती है। अगले ही दिन उसके घर के बाहर कचौरी के लिए कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक विनोद नाम का आदमी बोलता है, भैया 20 प्लेट कचौरी पैक कर देना। 20 प्लेट कचौड़ी? जी अभी करता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जी बिल्कुल। आप इतने समय से कचौरी बेच रहे हैं, कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? जी वो दुकान तो खोल लेंगे, पहले काम अच्छे से चलने तो लगे। हाँ, ये बात भी सही है। ये देखकर शोभा बिरजू से कहती है, हाँ, अब बस हमारी मेहनत रंग लाई और कचौरी का बिजनेस अच्छा चलने लगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। देखो, आज कचौरी खाने के लिए कितने सारे लोग आए हैं और पैक भी करवा रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है। पहले काम कर लो, बाद में प्रार्थना करना। इतना बोलकर दोनों कचौरी बेचने लगते हैं और उनकी एक ही दिन में अच्छी कमाई हो जाती है। और इसी तरह कई दिनों तक अच्छी कमाई होने के बाद बिरजू शोभा से कहता है, हमारा कचौड़ी का काम अच्छा चल रहा है, अब हमें दुकान खोल लेनी चाहिए। तुमने तो मुंह की बात छीन ली। चलो फिर दुकान खोल लेते हैं। हाँ, लेकिन दुकान के लिए कोई कमरा देखा है? हाँ, एक कमरा देखा है, आज वहीं बात करके आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। बिरजू दुकान की बात करने जाता है। फिर वो अपना कचौरी का धंधा दुकान में चलाने लगते हैं। धीरे धीरे करके उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान में जमींदार आता है और बिरजू की दुकान को देखकर बोलता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत बड़ी दुकान खोल ली। हाँ, अब तो काम भी बहुत अच्छा चलता है। मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं तो वो बात भूल भी चुका हूँ। अच्छा, अपनी कचौड़ी नहीं खिलाओगे मुझे? जी बिल्कुल, आप बैठो, मैं अभी लाता हूँ। कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। इसी बात पर 5 प्लेट पैक भी कर दो। जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। इतना बोलकर बिरजू कचौरी पैक कर देता है और जमींदार को देता है। लोगों को बिरजू की कचौरी इतनी अच्छी लगती है कि लोग दूर दूर से बिरजू की कचौरी खाने आते हैं। ये देखकर बिरजू ने और दूसरे गांव में भी अपनी दुकानें खोली और वहाँ के लोगों को काम पर रखा। बिरजू अपनी कामयाबी को देखकर शोभा से कहता है, आज तुम्हारी वजह से ही काम इतना अच्छा चल रहा है। मेरी वजह से? हम दोनों की मेहनत से है ना? मेहनत भले ही दोनों की हो, लेकिन मैं तो हार मान लेता अगर तुम साथ न देती। आज हम इतने कामयाब हो गए हैं कि अब हमारे बच्चों के जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बस अब काम को और भी अच्छे से फैला दें ताकि हमारे हर शहर में ग्राहक रहें।
इतना बोलकर दोनों वापस काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे बिरजू की कचौरी इतनी फेमस होने लगती है कि बिरजू कुछ ही दिनों में शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने लगता है और देखते ही देखते वो भी शहर के नामचीन लोगों में से एक बन जाता है।